गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह के ब्रिटिशर्स की अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू भारतीय जो थे वो उनके खिलाफ हो चुके थे। अब आगे का हम पढ़ेंगे द इल्बर्ट बिल्ड कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल्ड कंट्रोवर्सी के अंडर में सर कॉर्टेनी इल्बर्ट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका मेन मोटिव था कि जो इंडियन जजेस थे उनके हाथ में कम से कम पावर्स जाए। जो इंडियन जजेस अगर किसी उसकी केस की सुनवाई करते थे, फैसला करते थे, तो ऐसे में उनको यूरोपियंस का साथ लेना ज़रूरी होता था, जबकि यूरोपियंस के लिए ये ज़रूरी नहीं होता था। यानी कि जजेस को जो पावर दी गई थी वो सिर्फ यूरोपियन जजेस के साथ रहकर जजमेंट करने की पावर थी। इसका मेन मोटिव ये था कि भारतीयों को कम से कम पावर्स दी जाए ताकि वो अपने आप को पावरफुल ना बना सके। अब ऐसे में जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो। इट मीन्स वहाँ पर पार्टियाँ बने, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बने, जिससे भारतीयों को कोई ग्रुप मिले वो जिसमें पार्टिसिपेट करके भारत के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। तो ऐसे में many political organizations were formed in the later half of the 19th century। 19th century के हाफ के बाद यानी कि 1850s के बाद से जो है वो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होनी शुरू हो गई थी, अलग अलग पार्टियां बननी शुरू हो गई थी, जिसमें फर्स्ट एसोसिएशन जो बनी थी वो बंगाल की थी, बंग भाषा परीक्षा सभा। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी थी, जिनमें थी आपका द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन 1851 इन कैलकाटा। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी। इसके बाद बहुत सारी एसोसिएशंस बनी जैसे मद्रास महाजन सभा वगैरह। इसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टार्टिंग में नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, जिसको फॉर्म किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो इंडियन सिविल सर्विसेज के ब्रिटिशर्स के एक मेंबर थे, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद यहीं भारत में शिमला में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जिसमें उन्होंने एक पार्टी के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशंस रखी और जिसका नाम जो था इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया। जहाँ पर ये मीटिंग होने वाली थी पहली बार पुणे में, वो वहाँ पर नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलेरा फैला हुआ था। उसके बाद इस मीटिंग को बॉम्बे में रखा गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में, और इसका फर्स्ट सेशन जो था वो 28 से 30 दिसंबर तक हुआ। और 30 दिसंबर 1885 में जब इस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग आए, इसमें वो सभी लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत को आज़ाद होना चाहिए। हर एक रीजन से बिलोंग करने वाले नेता, सभी लोगों का तो आना पॉसिबल नहीं था, तो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग एरियाज़ में, वो सभी नेता वहाँ पर पहुँचे थे। और इसमें दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया था। और इसके बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे आपके W.C. बनर्जी। 72 डेलीगेट्स थे जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए थे और उन्होंने इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। एक बार फॉर्मेशन होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की इसकी हर साल मीटिंग्स होती थी ताकि वो मुद्दों पर बात कर सके कि किस तरह से आगे हमें अपनी मूवमेंट को लेकर जाना है और देश को आज़ादी दिलवानी है। इसका जो फंड था, इस पूरे प्रोसेस को चलाने का जो फंड था वो लोकल पीपल से दान के रूप में इकट्ठा किया जाता था ताकि वो उससे सामान खरीद सके या एक प्रेस वगैरह शुरू कर सके जिससे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। अब हम बात करते हैं द मॉडरेट फेस ऑफ द कांग्रेस की। जिस समय
कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। उस समय से लेकर 1905 का जो टाइम पीरियड था 20 इयर्स का, वो पूरी तरह से मॉडरेट फेस कहा जाता था, यानी कि उदारवादी, जो पूरी तरह से हम्बल थे। वो किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को धमका कर, डरा कर या चेतावनी देकर कोई भी बात नहीं मनवाना चाहते थे। इनमें जो मेन लीडर्स थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द मॉडरेट पार्टी। द बिलीव्ड इन द गुडनेस एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। ये इस पार्टी में जो लोग थे, स्टार्टिंग का मॉडरेट फेज जो था 20 इयर्स का, उनका मानना ये था कि हम सिर्फ उनके सामने अपनी डिमांड रखेंगे, किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी जिससे लोगों को भी नुकसान हो। तो ऐसे में उनकी जो मेन डिमांड्स थी वो थी ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वहाँ बनाई गई थी उनमें इंडियंस को ज़्यादा परसेंटेज दी जाए। जितनी भी हायर ग्रेड की सर्विसेज थी उनमें भी इंडियंस को रखा जाए, क्योंकि ज़्यादा हायर ग्रेड की सर्विसेज में इंडियंस को नहीं रखा जाता था। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग कर दिया जाए। रिपील ऑफ आर्म एक्ट, पीछे हमने पढ़ा था कि आर्म एक्ट जो थे बैन कर दिया गया था भारतीयों के लिए, तो उनको रिपील करने के लिए कहा गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने की आज़ादी होनी चाहिए। आर्मी हैव टू इंडियन एट हायर पोस्ट, कि जितने भी आर्मी में इंडियंस हो उनको हायर पोस्ट पर लाया जाए। जितने भी प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रिजाइडिंग इन फॉरेन नेशन, कि जितने भी इंडियंस विदेशों में रह रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ मिसबिहेव ना हो। इंक्वायरी इनटू द ग्रोइंग पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूरेंस ऑफ द रेगुलर फेमाइंस, कि भारत में जो गरीबी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी पॉलिसीज़ बनाई जाए, और अगर कोई अकाल की स्थिति पैदा होती है तो उसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो मदद करें। लोअरिंग डाउन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री के ऊपर कम से कम खर्चा किया जाए। मोर फंड्स टू बी ग्रांटेड फॉर इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई सुविधाओं को, ताकि खेती ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन प्लांटेशन, जो प्लांटेशन एरियाज़ में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, उसके ऊपर टैक्स ख़त्म किया जाए। स्टॉप द सफरिंग कॉस्ट टू द पीपल रिजाइडिंग इन फॉरेस्ट बाय हार्श फॉरेस्ट लॉज, एंड जो लोग वहाँ पर जंगलों में रहते हैं, जिनका पूरा जीवन जंगल में बीत चुका है, उनको वहीं रहने दिया जाए और उनके खिलाफ हार्श पॉलिसीज़ ना यूज़ की जाए। और जितना भी भारतीय संपदा है, भारतीय पैसा है, उसको विदेशों में भेजकर भारतीयों को गरीब ना किया जाए। उनका मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स को ये डिमांड करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को फ़ायदा हो सके, और वो इन डिमांड्स को न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह लिखकर ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे, ताकि उनकी हम्बल रिक्वेस्ट को ब्रिटिशर्स मान लें। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चालू रखा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी इनमें से कोई भी डिमांड नहीं मानी, जिससे परेशान होकर पार्टी के जो और भी लीडर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई, जिससे उसका अगला फेज़ शुरू हुआ, वो था एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल फेज़। इट मीन्स वो जो उग्र थे द टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड 19th सेंचुरी के एंड में आते आते वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स थे, यानी कि जो अपनी बात एग्रेशन से मनवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से, उन्होंने आवाज़ उठाई, जिनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे कि पिटिशंस और रेजोल्यूशंस डालने चाहिए। उनका मेन मोटिव था टू गेन स्वराज। बाल गंगाधर तिलक ने इसके लिए स्लोगन भी दिया था, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और वो ये चाहते थे कि चाहे हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उसके लिए हम आज़ादी को पाकर रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए, प्रदर्शन किए, हड़ताल की, ब्रिटिशर्स को उन्होंने काफ़ी परेशान किया, जिससे वो अपनी बातों को मनवा सकें। इसके बाद था पार्टीशन ऑफ बंगाल।
बंगाल का जो पार्टीशन था वो ब्रिटिशर्स की एक सोची समझी चालाकी के कारण हुआ। कहने के लिए इन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया था कि हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, ये इस टाइम का सबसे बड़ा प्रोविंसेस है, क्योंकि आज के टाइम पे बिहार, उड़ीसा का कुछ पार्ट और बंगाल, ये सारा एक एरिया था। लेकिन उनका बहाना ये था कि वो इस एरिया को बड़ा होने के कारण संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने इसको डिवाइड करने का फ़ैसला लिया। उन्होंने इसको डिवाइड जो किया था वो सिर्फ सिंपली कहा जाता है कि ऐसे ही हमने कर दिया है, बट उसका मेन मोटिव था पार्टीशन। जो ईस्ट की तरफ का एरिया था वो मुस्लिम्स का था, और जो वेस्ट की तरफ का बंगाल का एरिया था वो हिंदूज रहते थे, और उन्होंने उसको उसी तरीके से पार्टीशन किया ताकि वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो है वो कंट्रोवर्सीज पैदा कर सकें और अपना प्रॉफिट कर सकें। बहुत सारे एजिटेशंस हुए, इसके खिलाफ नारे लगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने अक्टूबर 16, 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया। अब इस बंगाल का जो ये पार्टीशन हुआ था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट शुरू किए, जिनमें से एक मूवमेंट शुरू किया वो बहुत ही अलग था। वो था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। इट मीन्स स्वदेशी चीज़ों को अपनाना और ब्रिटिश चीज़ों को बायकॉट कर देना। इसी मूवमेंट के टाइम पर जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसके चलते लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हुई और उन्होंने अपने देश के साथ रहकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की पूरी तैयारी की। इस मूवमेंट का मेन एम था कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बायकॉट करना, ताकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, यानी कि उनके जो बिज़नेस चल रहा था, वो पूरी तरह से जो है वो बंद हो जाए और भारतीयों को इसका फ़ायदा हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।